नमस्कार प्यारे बच्चों आज कक्षा 12वीं की हिंदी आरोह भाग 2 काव्य खंड, जिसमें आज हम नया अध्याय शुरू करेंगे। आपका बुक में जो पाठ है 5वां पाठ वो उसको डिलीट किया गया है, इसलिए हम छठा पाठ लेंगे। छठा पाठ में उषा आज पढ़ना है। छठा पाठ का उषा जो चैप्टर है उसे पढ़ना है, और जिसके कवि और रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह दूसरे सप्तक के कवि हैं। ये सप्तक यानी 7 कवियों का समूह। सप्तक का मतलब होता है 7 कवियों का समूह, और साहित्य के क्षेत्र में इनका बड़ा ही महत्व है। तो इस तरह से ये दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म देखते हैं तो 13 फरवरी सन 1911 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? देहरादून, जो उत्तरांचल उत्तराखंड में पड़ता है, और इनकी मृत्यु सन 1993 ईस्वी में हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएँ बच्चों देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं चुका भी नहीं हूँ मैं, दूसरे सप्तक में संकलित कविताएं, कुछ और कविताएं, बात बोलेगी, इतने पास अपने, बात बोले भी नहीं, काल तुझसे होड़ है मेरी, उदिता आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इन्हीं रचनाओं पर इन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। उर्दू हिंदी कोश, कहानी व अन्य साहित्य इनका संपादन कार्य। इनके विषय में बताया जाता है कि शमशेर जी मार्क्सवाद के समर्थक माने जाते हैं। इन्होंने अपने हाई स्कूल की व इंटर की शिक्षा गोंडा तथा स्नातक व स्नातकोत्तर की परीक्षा इलाहाबाद से पूर्ण की, प्रयागराज। इन्होंने काव्य व लेखन के साथ उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया। इसी कारण शमशेर बहादुर सिंह जी को हिंदी व उर्दू का 2 आब क्या कहते हैं? 2 आब। बताया जाता है कि पहले ये उर्दू में लिखा करते थे और इंग्लिश में भी लिखा करते, सोनेट लिखा करते थे। काव्य लिखने से पहले, हिंदी साहित्य में आने से पहले इनका जो है वो ज़्यादातर इनकी जो रचनाएं हैं वो उर्दू में मिलते थे। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, आपका 9th क्लास में एक बुक है कृतिका में ये चीज़ें दी गई हैं। तो 9th में या 10th में इसी में है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, ये 10th में ही है जी। 10th में साना साना हाथ जोड़ी, और 9th में आपको मिलेगा। पूरा जीवन ही इनका दिया गया है शमशेर बहादुर सिंह का। और बाद के दिनों में जब ये हिंदी प्रयागराज आते हैं इलाहाबाद, और यहाँ से इन्होंने MA मास्टर डिग्री किया, किस विषय से? हिंदी से। तब हिंदी के महत्ता को समझे और हिंदी में इन्होंने साहित्य पर अपनी रचनाएं शुरू किया और लिखना शुरू किया। इस तरह से ये एक अच्छे साहित्यकार, और 2 आब यानी उर्दू और हिंदी को लेकर चलने के कारण, आब मीन्स होता है नदी, और 2 नदियों का संगम होता है। इसलिए 2 आब का जब वर्णन आया तो यह बताना बहुत ही ज़रूरी था। शमशेर जी की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। संधि स्थल यानी जहाँ दोनों को जोड़ना, यानी उर्दू और हिंदी को जोड़ने का कार्य। यह संधि एक ओर साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता व अमूर्तता। मूर्त यानी सजीव, अमूर्त यानी निर्जीव। तो कह रहे हैं कि संधि स्थल, ये बहुत बड़े पेंटर हुआ करते थे। जब इनकी हम वो किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया वो पढ़ते हैं पाठ, तो हमें पता चलता है कि कैसे कैसे मेडिकल स्टोर पर काम करते हुए, फिर पेंटिंग करते हुए, किस हालात में वो दिल्ली जा कर के अपने जीवन दिनचर्या व्यतीत करते थे। ये सारी चीज़ें हमें वहाँ मिलती हैं। लौकिक एवं अलौकिक की है। अलौकिक क्या? सांसारिक। अलौकिक यानी पारलौकिक, यानी परमात्मा से जो संबंध होता है। इनके काव्य में मार्क्सवाद का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, जिस कारण अतिशय व्यक्तिवादिता इनकी कविता का मुख्य स्वर बन गया। मार्क्सवाद यानी बिल्कुल कम्युनिस्ट, मार्क्सवाद का मतलब कम्युनिस्ट, यानी बिल्कुल उदार, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई झूठ फरेब का रास्ता नहीं, जो सही हो उसके लिए संघर्ष करना, उसके लिए आवाज़ उठाना, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। विचारों के स्तर पर इन्हें प्रगतिशील माना जाता है। समाज में व्याप्त कुंठित प्रेम इनकी कविताओं की मुख्य विशेषता है। क्या कह रहे हैं? प्रगतिशील मानता। समाज में व्याप्त कुंठित प्रेम, यानी जो प्रेम उभरकर सामने नहीं आ रहा है, उस पर किसी ने बहुत प्रहार किया है या उसको उभरने नहीं दिया गया है, तो इस प्रेम की इनकी जो कविताएं हैं उसमें स्पष्टतः देखने को मिलती है। और इनकी रचनाएं इसीलिए विशेष खास मानी जाती हैं और लोगों के बीच में बड़ी ही लोकप्रिय होती हैं। भाषागत विशेषताओं को अगर देखते हैं तो कहा गया है कि धर्मी,
प्रयोगधर्मी, नए नए प्रयोग करने वाले, क्रिएटिविटी। इसलिए उनके काव्य में नए नए प्रयोग, नए नए प्रतिमान एवं नए नए बिंबों का सुंदर प्रयोग दिखाई देता है। उनकी यह प्रयोगधर्मिता शब्दों में से रंग, रेखा, स्वर, ऊंची की अद्भुत चित्रकारी प्रस्तुत करते हैं। यानी शब्द चित्र से, शब्दों के माध्यम से एक खाका खींचते हैं, एक चित्र बनाते हैं और चित्रों में सजीवता उत्पन्न करते हैं। उर्दू शायरी का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। उन्होंने अपने काव्य में संज्ञा व विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है। उनकी कविताएं चित्रमयी होने के साथ साथ नाद सौंदर्य से भरपूर भी है। नाद सौंदर्य यानी ध्वनि, ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया है जो पाठक को श्रव्य दृश्य रूप से आमंत्रित करते हैं। श्रव्य दृश्य क्या है? श्रव्य सुनना, दृश्य देखना, यानी यहाँ पर देखने को भी मिले और सुनने को भी मिले, दोनों चीज़ें। तो इस तरह से अब हम अपने पाठ पर आते हैं। उषा, उषा का मतलब भोर का समय, सूर्योदय से पहले का समय। अब कवि ने इस पाठ के माध्यम से क्या बताया है? भोर का समय, पाठ के माध्यम से क्या बताना चाहा है जो हम पढ़ेंगे। या सूर्योदय से पहले का समय, जिसको न तो रात हो और न ही सुबह हो गई हो, हल्का हल्का, जिसको भोर हमारे गांव देहात में बोलते हैं 4 बजे के समय, 4 बजे 5 बजे के समय, जैसे समय होता है, जाड़े का दिन होता है या रात का होता है, तो उसके हिसाब से वो भोर का समय होता है। तो कहते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह इस कविता के माध्यम से सूर्योदय के ठीक पहले पल पल, एक एक क्षण में जो परिवर्तन हो रहा है प्रकृति में, उसको दर्शाया है, उसको बताया है और हमें उधर आकर्षित किया है कि एक दिन सुबह कवि भोर में उठता है और वह दृश्य क्या देखता है। वह चुपचाप सिर्फ देखने वाला नहीं है, वह एक अच्छा साहित्यकार है, एक अच्छा मूर्तिकार है, एक अच्छा चित्रकार है और अपने शब्द चित्रों, शब्द के माध्यम से एक चित्र बनाता है, चित्र उकेरता है और पल पल परिवर्तित होते हुए उस प्रकृति का वर्णन करता है जो कि पढ़ने में, और उसको पढ़ करके ऐसा लगता है कि वह दृश्य हमारे सामने से गुजरती हुई नजर आ रही है। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या कहते हैं कवि कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका, अभी गीला पड़ा है बहुत काली सिल जरा से, लाल के सर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। इतनी पंक्तियों का हम देखते हैं अर्थ। क्या कहते हैं कवि? 2 2 4, इन्होंने सॉनेट शैली में लिखा है। पहले ये अंग्रेजी में लिखा करते थे, अंग्रेजी में छंदबद्ध करते थे और सॉनेट का मतलब 8 पंक्तियों की जो रचना होती है उसको सॉनेट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह उस शैली का इन्होंने प्रयोग किया है अपने हिंदी साहित्य में, एक नया चमत्कार किया, नया प्रयोग किया है, जबकि पहले के कवियों ने ऐसा नहीं किया था। तो प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ, वह नभ कैसा है? आकाश, ना आकाश का की सुंदरता या उसकी परिवर्तन या उसके चमत्कार को कवि ने कैसे बताया है कि भोर का नभ था। कैसा नभ था? प्रातःकालीन। यानी इस पाठ में कवि ने ग्रामीण यानी गांव के अंचल का, ग्रामीण अंचल का प्रयोग किया है, वर्णन किया है। और गांव का सुबह कैसा होता है, शहर का सुबह नहीं, शहर में कैसा सुबह होता है उसका वर्णन नहीं किया है। कवि गांव से बहुत लगाव रखता है और ग्रामीण परिवेश का इसने वर्णन किया है कि वह नभ आकाश कैसा दिखाई दे रहा था? शंख की तरह नीला, शंख की आकृति लिए हुए, यानी शंख, जगह जगह बादल जो हैं वो शंख की आकृति में, शंख सफ़ेद होता है, तो शंख के जैसा बहुत नीला, शंख के समान बहुत नीला दिखाई दे रहा है। कौन? गांव में सूर्योदय से पहले का आकाश। कौन? कवि की कल्पना है, वो कल्पना शक्ति से उसको आभास कर रहा है, महसूस कर रहा है और उसको शब्दों में बांध करके हमारे सामने इस पुस्तक के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा है कि हम भी सुबह उठें और ऐसे आकाश को देखें।
कोई लोग तो सूर्य उदय कब होता है पता ही नहीं चलता है, न तो उनके सोने का समय होता है, न उनके जागने का समय होता है। तो इस तरह से कवि कहते हैं कि अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा बताने का प्रयास किया है कि गांव में सूर्योदय से पहले का आकाश शंख के समान बहुत नीला दिखाई दे रहा है। कब? भोर का नव। भोर का नव, भोर अर्थात सूर्योदय से पहले का आकाश ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। राख से, राख जानते हैं, देखिए बताया हमने शुरू में ही कि यह गांव का है परिवेश, और गांव में घरों में क्या होता है, चूल्हे पर खाना बनता है, और चूल्हा जो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो घर की गृहिणियाँ होती हैं, गृहिणियाँ चौके की लिपाई पोताई करती हैं, तब जाकर उसको जलाती हैं और उस पर आगे खाना पीना बनने का कार्यक्रम होता है। तो जूठे चूल्हे पर हमारे यहाँ बड़ी मान्यता है, बड़ी परंपरा है कि जूठे चूल्हे पर हम खाना नहीं बना सकते हैं, पवित्र शुद्ध नहीं माना जाता है। जो हम सनातन धर्मी हैं, इन बातों को बड़े ही महत्ता से, दूसरे अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं बच्चों, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह है कि वहाँ पे गंदगी फैली हुई है, वहाँ पे तमाम प्रकार के कीटाणु विषाणु फैले हुए हैं, और अगर बिना लीपे पोते हम वहाँ पे साफ सफाई किए अगर खाना बनाते हैं तो वह दूषित होगा और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हम ग्रसित होंगे यदि उस तरह से बनाए हुए भोजन को हम ग्रहण करते हैं। इसलिए साफ सफाई स्वच्छता अभियान बहुत पहले से चली आ रही है, आज नई बात नहीं है। आज हमारे मोदी जी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और बहुत जोरों शोरों से इसका प्रचलन में आया, लेकिन नहीं, ये सब अभियान के द्वारा नहीं, ये तो खुद से अंदर से साफ सफाई, स्वच्छता, स्वच्छ परिवेश में, स्वच्छ वातावरण में अपना मन खुश होता है, प्रसन्नता होती है, सुख समृद्धि होती है, देवी देवताओं का वास होता है। तो इस तरह हमारे यहाँ बड़ी ही मान्यता है, धर्म कर्म धार्मिक प्रवृत्ति के हमारे यहाँ के लोग हैं। तो हर चीज़ धर्म से जुड़ा हुआ है कि यदि हम कहती हैं महिलाएं कि जो गरम चूल्हा है या तुरंत बनाए हुए चूल्हे पर तुरंत उसकी लिपाई पुताई नहीं करनी चाहिए, ठंडा हो जाने पर करनी चाहिए, अर्थात तो गर्म रहेगा तो हम करेंगे तो हमको भी नुकसान हो। सुबह उठती हैं महिलाएं, अपना झाड़ू बहाड़ू करने के बाद उनकी पुताई करती हैं, तो कभी यहाँ पर उसका वर्णन किया है कि वह राख से लीपा हुआ चौका, वह चौका यानी किचन कौन, रसोई घर, जहाँ पे किचन खाना बनता है, उसके लिए बताया कि वह अभी रिसेंटली तुरंत का उसकी लिपाई की गई है और अभी सूख नहीं पाया है, यानी वह नमी बनी हुई है, अर्थात आकाश मंडल में चारों तरफ नमी बनी हुई है। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि वह राख से चौका अभी लिपा गया है जो अभी तक सूखा नहीं है, अभी गीला पड़ा है, यानी अभी सूख नहीं पाया है। अब आगे की पंक्तियाँ क्या कहते हैं कि बहुत काली सिल जरा से लाल के सर की कि जैसे धुल गई हो। अब क्या परिवर्तन हो रहा है? अब आगे परिवर्तन ये हो रहा है कि कवि कहता है कि सूर्य उदित हुई, अब थोड़ा सूर्य ऊपर निकल रहा है, उदित होती हुई लालिमा, थोड़ी लालिमा आकाशमंडल पर फैल रही है काले सिल पर। अब ऐसा मालूम पड़ रहा है कि सिलबट्टा, सिल पे जिस पे हम मसाला पीसते हैं, चटनी पीसते हैं, पीसने का काम करते हैं, क्योंकि पहले मिक्सर ग्राइंडर ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। आज आधुनिकता के और मशीनरी युग के आने की वजह से घर में क्या है, मशीन है, वॉशिंग मशीन अलग है, मिक्सर ग्राइंडर अलग है। तो हमारे यहाँ सिलबट्टा रखने की परंपरा रही है, इसकी भी अलग पूजा होती है, अलग मान्यता है। तो सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अब कवि ने कल्पना किया कि जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि सिल जो है कैसी है, सिल पत्थर, और उस पत्थर पर जैसे लग रहा है कि केसर का रंग लाल होता है ना, किसी ने उस पर मल दिया हो या पिस दिया हो। अब वह अपना रंग छोड़ करके दूसरे रंग में परिवर्तित हो गया। अभी नीला आकाश था, अब उसमें लाल सूर्य उदय हो रहा है, तो चारों तरफ लालिमा फैल गई है। ऐसी कल्पना, ऐसा कवि सोच रहा है, देख रहा है कि सिर पर गिरता है, ऐसा लगता है उसकी कालिमा धुल गई हो। कालिमा यानी जो कालिमा नीलिमा ली हुई थी वह गायब हो गई है। अब वहाँ पर क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया, लालिमा छा गई। काला से कालिमा और लाल से लालिमा, इमा प्रत्यय लगा दिया। तो ये विशेषण हो गया, विशेषणों का प्रयोग किया है, क्रिया का प्रयोग किया है, अव्ययों का प्रयोग किया है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि कालिमा धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अब क्या कहते हैं कवि, अब कहते हैं कि जैसे जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर गिरती हैं
सूर्य की किरणें पृथ्वी गिरती मतलब सूर्य उदित होता है, ऊपर आकाश में निकलता हुआ ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी छोटे बच्चे ने, नन्हे मुन्ने बच्चे जो अदृश्य है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये तो कवि की कल्पना है ना, तो कल्पना के माध्यम से कह रहा है कि छोटे छोटे हाथों से स्लेट यानी बच्चों के जो शुरुआती दौर में उनको दिया जाता है वर्णमाला सीखने के लिए, अल्फ़ाबेट सीखने के लिए, अक्षर ज्ञान मात्रा के लिए होता है, स्लेट की कालिमा पर चाक से भर दिया हो। चाक से क्या कर दिया हो? लाल खड़िया, खड़िया यानी चौक जिसे हम लिखते हैं। किसी नटखट शरारती बच्चे ने, जो लिखने के लिए स्लेट का काम होता है, उस पर उसने पूरा स्लेट, काले रंग का स्लेट है और उस पर उसने लाल खड़िया से पूरी उसकी लिपाई पुताई कर दी है, उस पर रगड़ दिया है ना। तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि अब जो परिवर्तन हो रहा है आकाशमंडल में, उसमें नीलापन की जगह अब लालपन, लालिमा छा गई है और यह कवि को बड़ी ही मोहित और आकर्षित कर रही है कि स्लेट पर यह लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। कह रहे हैं कि अदृश्य हाथों ने, जैसे लगता है कि किसी बच्चे ने उस पर खड़िया, लाल रंग की खड़िया से उस पर लिपापोती कर दिया हो, मल दिया हो, ऐसा आकाशमंडल दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसके भाव में क्या कह रहा है कवि। कवि ने गांव के में होने वाले जो सुबह का अलौकिक वर्णन किया है, जो चमत्कार होता है, जो जादू बिखेर देता है, सबको सम्मोहित कर लेता है। अपनी कल्पना के नभ को राख से लिपा हुआ चौका बताने से कविता में सौंदर्य उत्पन्न हो गया, सुंदरता उत्पन्न हो गई है। किसके कारण? नभ में लिपा गया राख से लिपा हुआ चौका, और बिल्कुल सरल सहज भाषा का कवि ने प्रयोग किया है। उर्दू और तत्सम, तत्भव इत्यादि शब्दों का भी प्रयोग हुआ है बड़े अच्छे ढंग से। प्रात नभता बहुत, नीला शंख जैसे में, जैसे जहाँ आ गया उपमा अलंकार हो गया। और सुबह का वातावरण सुंदर और चित्रण, सुंदरता का चित्रण कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। चलिए नीचे आगे पढ़ते हैं कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और क्या हो रहा है? और हो रहा है कि जादू टूटता है इस उषा का और अब सूर्योदय हो रहा है। कवि कहते हैं कि जब सूर्य उदय हो रहा है, लालिमा फैल गई, अब सूर्य अपने ऊपर आकाशमंडल पर छा गया है, तो सूर्य उदित होने के कारण, सूर्य उदित, अभी सूर्य उदय होने से पहले का प्रकरण बताया, परिवर्तन बताया। अब क्या हो रहा है कि ऐसा मालूम पड़ रहा है कि सूर्य उदित हो गया है और जिसके कारण किरणें नीले जल में गिर रही हैं। किरणें कौन? प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, पराबैंगनी किरणें कहाँ गिर रही हैं? जल में, नीले जल में गिरने के कारण ऐसा मालूम पड़ रहा है, ऐसे कवि की कल्पना है कि जैसे गौरवर्ण यानी गोरे रंग की कोई सुंदर अप्सरा, कोई युवती, नवयुवती नृत्य कर रही हो। गौरवर्ण की कोई अप्सरा, कोई युवती, कोई नवयुवती, नवविवाहिता नृत्य करती हुई दिख रही है। इस तरह से उषा अर्थात क्या हो रहा है? सुबह का जो जादू था, जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है, अर्थात सूर्य उदय हो गया है और उसका जादू जो है वह समाप्त हो रहा है। होने पर धीरे धीरे कम होने लगता है। जो जादू यानी जो चमत्कार है, जो लोग उसकी सम्मोहन शक्ति है, अब वह समाप्त हो गया है। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि सूर्य उदय हो गया है और उसने अपना संपूर्ण पृथ्वी पर अपना पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया है। यानी चारों तरफ किसका साम्राज्य है? सूर्य का ही साम्राज्य है। उसकी अलौकिक पराबैंगनी किरणें सबको ऊर्जावान, सबको शक्तिमान यानी उत्साहित कर रही हैं और अपने अपने कार्यों में सबको संलग्न करने के लिए प्रेरित कर रही हैं, और सब लोग उसकी ऊर्जा, उसकी ताकत, उसकी शक्ति का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। इस तरह सूर्योदय के पहले का जो चित्रण था उसको कवि ने कितने मार्मिक ढंग से, कितने शब्दों का, कितने अलंकारों का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत किया है और गांव का परिवेश का वर्णन किया है। तो हमारा कवि ग्रामीण अंचल से बिल्कुल भली भांति अवगत है, जो जिससे हम अनभिज्ञ हैं, जो चीज़ें हमारे पहुंच से बाहर की है, कवि वहां तक हमें पहुंचाने का प्रयास किया है और ये बड़ा ही सराहनीय कार्य है। कवि को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि जो चीज़ें हमसे छूट जाती हैं, हम जिनको नहीं जानते हैं, उन बातों को भी कवि बता देते हैं, तो ये बड़ी महानता की बात है। अब भाव पक्ष कहते हैं कि सुबह का वातावरण देखने योग्य और अनुपम होता है, इसलिए हमें प्रातः जल्दी उठकर इसके अनुपम सौंदर्य का
दर्शन करना चाहिए, जिसको हम खो देते हैं। देर से उठने के जो हम आदती हो गए हैं, जिसके कारण हम इस अनुपम सौंदर्य, इस जादू से बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं, नहीं जान पाते हैं। तो हमें प्रेरणा मिलती है, ये संदेश मिलता है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। कहावत भी है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, हेल्दी वेल्दी। आगे तो इस तरह से कवि आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, सुबह उठने का संदेश दिया है। और सुबह जब उठेंगे तो आप सूर्योदय को भी देखेंगे, जानेंगे। हेल्दी वाइज कला पक्ष क्या कहता है कि भाषा में तत्सम व तत्भव शब्दों का विशेष रूप से समागम हुआ है उर्दू के साथ साथ। गौर झिलमिल देह जैसे में फिर से वही उपमा अलंकार आ गया है। और प्रातःकाल जल्दी उठ करके सौंदर्य के, किसके सौंदर्य के? प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकृति में जो सुंदरता है उसको दर्शन करने के लिए कवि हमें प्रेरित कर रहा है और बिंबों का सुंदर प्रयोग किया है। इस तरह यह भावपूर्ण प्रयोग सबको मोहित करती है और अपनी कविता में एक अनोखापन लाती है। तो बच्चों, ये पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया। इसके प्रश्नों का उत्तर आप कविता से पढ़े हैं तो अच्छे से थोड़ा सा क्या दिया है, कविता के किन उपमानों को देकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील सचित्र है। तो आप बता सकते हैं कि कविता के राख से लीपे हुए चौके का गीला होना, काली सिल, लाल खड़िया, चाक का मलना, गौर झिलमिल दें का हिलना, ये उपमानों को देखकर हम कह सकते हैं कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील सचित्र है, यानी गति है उसमें, चलायमान है, रुका हुआ नहीं है। तो बच्चों, या और आगे के प्रश्नों के उत्तर आप खुद से करेंगे। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।